डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक नए प्रकरण को लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व संस्कृति भाग 1 के अंतर्गत हम संस्कृति का अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई संस्कृति की विशेष परिभाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इस भाग के अंतर्गत हम संस्कृति की विशेषताएं और संस्कृति के उपादानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले पार्ट 1 के अंतर्गत हमने जो पढ़ा था उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लें। संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ई.बी. टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति शब्द सबसे पहले जिस विद्वान ने दिया उसका नाम था ई.बी. टायलर, और जिस पुस्तक में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया उस पुस्तक का नाम था प्रिमिटिव कल्चर। इन्होंने ई.बी. टायलर ने संस्कृति की एक विस्तृत परिभाषा दी है। उनके अनुसार संस्कृति ज्ञान, कला, साहित्य, आदत, कानून, प्रथा, व्यवहार, इन सभी का एक ऐसा जटिल समुच्चय है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ई.बी. टायलर के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी संस्कृति को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। जैसे मजूमदार और मदान ने कहा, संस्कृति जीवन जीने का तरीका है। हर्षकोविट ने कहा, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी पर्यावरण का वह भाग जिसका निर्माण मानव ने किया है वह संस्कृति है। अतः यह हम कह सकते हैं कि संस्कृति जीवन जीने का तरीका है जिसमें रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, आचार विचार ये सभी शामिल हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृति की विशेषताओं और उपादानों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं संस्कृति की विशेषताएं। तो विद्वानों ने संस्कृति की जो विशेषताएं दी हैं उन्हें निचोड़ के रूप में या उन्हें सार के रूप में हम प्रमुख विशेषताओं में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, या प्रमुख विशेषताएं जो संस्कृति की हैं वो इस प्रकार हैं। संस्कृति मानव निर्मित होती है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, संस्कृति में सहभागिता होती है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संस्कृति मानव के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है और संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है। संस्कृति की और भी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य विशेषताएं यही हैं और हम इन्हीं प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, संस्कृति मानव निर्मित होती है, यानी संस्कृति का निर्माण मानव ने किया है। जैसा कि पार्ट 1 के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि संस्कृति का निर्माण मानव ने किया है। मानव के शरीर में कुछ ऐसी क्षमताएं, शक्तियां और विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण मानव अपनी संस्कृति का निर्माण करने में सफल हुआ है। मानव के शरीर में पाई जाने वाली उन शक्तियों और क्षमताओं को मुख्य रूप से 5 बताया है, और 5 विशेषताएं ये जो बताई हैं वो बताई हैं लेस्ली वाइट ने। लेस्ली वाइट के अनुसार मानव के शरीर में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, स्वतंत्रतापूर्वक हाथों को घुमाए जा सकने की क्षमता, मानव की केंद्रित दृष्टि, उसके मेधावी मस्तिष्क और प्रतीकों का निर्माण करने की क्षमता,
ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती, केवल मानव में पाई जाती हैं, और इन्हीं विशेषताओं के कारण मानव अपनी संस्कृति का निर्माण करने में सफल हुआ है। तो पहली जो विशेषता है वह है मानव निर्मित होती है। कौन? संस्कृति। संस्कृति के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न भाग हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, तो भौतिक संस्कृति में जो भाग हैं उनका निर्माण विभिन्न आविष्कारों के माध्यम से मानव ने किया है, और वे सभी हमारी संस्कृति का ही भाग हैं। इसके बाद अगला आता है संस्कृति सीखी जाती है। यानी कि जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है तो वह एक असांस्कृतिक प्राणी होता है, असामाजिक प्राणी होता है। माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद वह इस दुनिया में अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने समाज, अपनी जलवायु आदि के माध्यम से कुछ चीज़ें सीखता है, और जो चीज़ें वह सीखता है वह उसकी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। एक व्यक्ति को वही चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उसकी संस्कृति में शामिल हैं। अपनी संस्कृति को सीख करके व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है, और जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है उसे हम समाजीकरण के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव अपनी संस्कृति को सीखता है। इसके बाद हम देखें संस्कृति की जो तीसरी विशेषता है वह है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि संस्कृति सीखी जाती है, तो संस्कृति जब सीखी जाती है तो एक व्यक्ति उस संस्कृति को, उस भाग को, अपने आचार विचारों को, अपने आदर्शों को, अपनी प्रथाओं को, अपने कानूनों को, अपनी आदतों को दूसरे व्यक्तियों को सिखाता है, और जब वह दूसरे व्यक्तियों को सिखाता है तो वह उन बातों को हस्तांतरित ही कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये निकला कि संस्कृति क्या की जाती है? हस्तांतरित की जाती है। और इस संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, एक समूह से दूसरे समूह को किया जाता है। मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाने में उसकी भाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और व्यक्ति जब अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करता है तो वह मुख्य रूप से अपनी भाषा का ही काम में लेता है। यानी कि भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति ने अपनी संस्कृति को एक समूह से दूसरे समूह में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया है। इसके बाद आगे आता है संस्कृति में सहभागिता होती है। यानी संस्कृति का निर्माण कोई भी एक व्यक्ति नहीं करता, संस्कृति का निर्माण एक समूह द्वारा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य विशेष तरीके से कर रहा है और समाज के अन्य व्यक्ति उस कार्य को उस तरीके से ना कर रहे हैं, या समाज उस कार्य को स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा है, तो वह संस्कृति का भाग नहीं हो सकता। जब किसी कार्य को, जब किसी आचार विचार को, जब किसी प्रथा को समाज का एक बड़ा भाग या संपूर्ण समाज उसका अनुसरण करता है, तभी वह संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संस्कृति में सहभागिता होती है, और इस सहभागिता के कारण ही संस्कृति अपना अस्तित्व को आज बनाए हुए है। इसके बाद आगे हम देखें, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इस दुनिया में प्रत्येक समाज जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर निवास करता है, उस प्रत्येक समाज की जो संस्कृति होती है वो अलग प्रकार की ही होती है। उस समाज विशेष की संस्कृति दूसरे समाज विशेष से चाहे कम मात्रा में ही भिन्न हो, लेकिन भिन्न अवश्य होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पश्चिमी समाजों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति की अपेक्षा दक्षिणी समाज, जो पूर्वी एशिया के देश हैं, उनकी संस्कृति बिल्कुल भिन्न है। उत्तरी ध्रुव या उत्तर के देशों की जो संस्कृति है वो दक्षिण के देशों की संस्कृति से भिन्न है। उदाहरण के लिए उत्तरी भागों में
सर्दी के मौसम अधिक होने के कारण या बर्फबारी होने के कारण, ठंड के अधिक होने के कारण वहाँ के लोगों द्वारा अपना जो पहनावा है उसमें गर्म कपड़ों को अधिक तरजीह दी जाती है, या उन्हें ऐसा देना स्वाभाविक है, या उन्हें ऐसा करना स्वाभाविक है, उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। और दक्षिण के देशों में, हमारे दक्षिण एशिया में देख लें, हम हमारे दक्षिण भारत में देख लें, तो वहाँ पर लोगों द्वारा ऊनी कपड़ों की अपेक्षा अन्य प्रकार के कपड़ों को अधिक तरजीह दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का मौसम कम होता है या सर्दी कम पड़ती है। उसी प्रकार हम खान पान को ले सकते हैं। उन क्षेत्रों में नॉनवेज या मांसाहार का अधिक प्रयोग किया जाता है ताकि उनके शरीर की एनर्जी या शरीर में गर्मी बनी रहे, जबकि दक्षिण एशिया में या दक्षिणी भारत में इस प्रकार का कोई प्रचलन नहीं होता। होता तो है लेकिन उस मात्रा में नहीं होता कि सभी लोग मांसाहारी हों, यहाँ शाकाहारी लोग भी होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक समाज की जो संस्कृति है वो एक विशिष्ट प्रकार की होती है। आगे हम देखें, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लिए उस समूह की संस्कृति आदर्श होती है, और वे समूह या वह समूह अपनी उस संस्कृति को ही अपना आदर्श मानता है और उसके अनुसार ही वह व्यवहार करता है, विचार बनाता है, और उन व्यवहारों और विचारों के अनुसार ही अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। जब कभी दो संस्कृतियों की आपस में तुलना की जाती है तो संस्कृति विशेष का व्यक्ति दूसरी संस्कृति विशेष के व्यक्ति की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, और श्रेष्ठ बताने के लिए वह अपनी संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का उल्लेख करता है, उन अच्छाइयों को बताता है और बुराइयों को छिपाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरी संस्कृति का व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताने के लिए अपनी संस्कृति की अच्छाइयों को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, हिंदू संस्कृति की तुलना जब एक मुस्लिम संस्कृति से की जाती है तो एक हिंदू व्यक्ति अपनी संस्कृति को और एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताता है। वो उनके स्वयं के पर्सनल व्यूज़ हैं, लेकिन दोनों ही संस्कृति अपने आप को या अपना जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए वो ये चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, और इसीलिए उनका जो उद्देश्य है वो एक ही है, चाहे उनके रास्ते अलग हों। इसके बाद अगला आता है, संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति, जैसा कि हम जानते हैं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की शारीरिक आवश्यकताएं हों, मानसिक आवश्यकताएं हों या सामाजिक आवश्यकताएं हों, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से किया जाता है, और मानव ने अपनी संस्कृति का निर्माण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया है। संस्कृति मानव की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और उन मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है पोषण, उत्पादन, आराम, सुरक्षा, उसकी वृद्धि, उसका स्वास्थ्य आदि। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने समय समय पर अनेक नए नए आविष्कारों को किया, नए नए आविष्कार किए, और वे आविष्कार या उन आविष्कारों के माध्यम से बनी हुई वस्तुएं मानव की संस्कृति का अंग बनते गए। इस प्रकार संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगला आता है, संस्कृति मानव के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। संस्कृति मानव का जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण करती है, क्योंकि व्यक्ति जब पैदा होता है तो वह एक सामाजिक प्राणी नहीं होता। सामाजिकरण के माध्यम से वह अपनी संस्कृति सीखता है और सामाजिक प्राणी बनता है। जिस प्रकार की सांस्कृतिक परिवेश में किसी बालक का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार की संस्कृति वह अपना लेता है, आत्मसात कर लेता है, और उसी के अनुसार उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अपनी संस्कृति में प्रचलित जो रीति रिवाज हैं, जो धर्म है, जो दर्शन है, उसका जो कला है, उसकी जो विज्ञान है, उसकी जो प्रथाएं हैं, उसका जो व्यवहार है, उसकी छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अवश्य पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृति सीखी और हस्तांतरित की जाती है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद आगे हम देखें, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है, और संस्कृति समय
समाज और परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करती है और ढाल भी लेती है। परिवर्तनशीलता ही संस्कृति का गुण है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती रहती है। पहाड़ी भागों, रेगिस्तानी भागों, मैदानी भागों या बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले लोगों की जो संस्कृति है उनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है और उस प्रकार की जलवायु के अनुसार ही वहाँ की संस्कृति के लोग या वहाँ निवास करने वाले लोग अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं या अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। इसके बाद अगला आता है संस्कृति अधिव्यक्तिक होती है, यानी कि संस्कृति का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता। किसी एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को हम संस्कृति के अंतर्गत नहीं रख सकते। समाज के अधिकांश भाग या संपूर्ण समाज द्वारा किए जाने वाले कृत्यों या संपूर्ण समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिन वस्तुओं का, जिन बातों का प्रयोग हम करते हैं वे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति अधिव्यक्तिक होती है। संस्कृति का निर्माण व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, समाज द्वारा किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाए। और संस्कृति के केवल एक भाग का ही उपयोग एक व्यक्ति करता है। संपूर्ण संस्कृति का निर्माण एक समूह द्वारा ही होता है। इस प्रकार हमने देखा संस्कृति की जो प्रमुख विशेषताएं, उसमें सबसे पहले है संस्कृति सीखी जाती है, मानव निर्मित होती है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति में सहभागिता होती है। संस्कृति प्रत्येक समाज की अलग अलग होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति मानव के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है और संस्कृति अधिव्यक्तिक होती है। अब आगे हम देखें संस्कृति के उपादान। उपादान का सीधा सा मतलब है अंग। तो संस्कृति के उपादान, प्रत्येक संस्कृति, कोई भी संगठन हो, कोई भी संरचना हो, वो छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो प्रत्येक संस्कृति में हमें संरचना और संगठन देखने को मिलता है। यह संरचना संस्कृति के कई छोटे छोटे तत्वों, इकाइयों, भागों एवं उपभागों से मिलकर बनती है। संस्कृति के जो प्रमुख उपादान हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी संस्कृति का निर्माण अनेक छोटे भागों से होता है। तो संस्कृति के उपादान है वो हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, संस्कृति प्रतिमान और संस्कृति क्षेत्र। इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। सबसे पहले आता है सांस्कृतिक तत्व। संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। यानी जिस प्रकार पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, ठीक उसी प्रकार संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है। संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई जिसका हम और अधिक विभाजन नहीं कर सकते, सांस्कृतिक तत्व के नाम से उसे जानते हैं। उसके बाद आता है संस्कृति संकुल। जब सांस्कृतिक तत्व अर्थपूर्ण रूप से परस्पर जुड़ जाते हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे हम संस्कृति संकुल के नाम से जानते हैं। जब विभिन्न सांस्कृतिक तत्व परस्पर एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे हम संस्कृति संकुल कहते हैं। इसके बाद अगला आता है संस्कृति प्रतिमान। संस्कृति प्रतिमान की जो अवधारणा है वो रूथ बेनेडिक्ट ने दी और पैटर्न्स ऑफ कल्चर नामक पुस्तक में दी। कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया है कि रूथ बेनेडिक्ट ने किस पुस्तक में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा दी, तो किसमें दी? पैटर्न्स ऑफ कल्चर में। उनके अनुसार संस्कृति प्रतिमान में सांस्कृतिक तत्व और संस्कृति संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होकर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति जब सांस्कृतिक तत्व और संस्कृति संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होकर करते हैं तो उसे हम संस्कृति प्रतिमान कहते हैं और ये अवधारणा दी रूथ बेनेडिक्ट ने। इसके बाद अगला आता है संस्कृति क्षेत्र। संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था क्लार्क विस्लर ने। क्लार्क विस्लर ने कहा कि प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। उस भौगोलिक क्षेत्र के बाहर उस संस्कृति का अस्तित्व तो हो सकता है लेकिन पूरी तरीके से वह संस्कृति वहां अस्तित्व में नहीं होती। उन संस्कृतियों में अधिक समानता पाई जाती है जो भौगोलिक दृष्टि से निकट होती है। क्लार्क विस्लर ने कहा कि वे संस्कृतियां अधिक समानता लिए हुए होती हैं जो एक दूसरे के भौगोलिक दृष्टि से समीप हों
एक दूसरे से भौगोलिक दृष्टि से दूर होने वाली संस्कृतियों में समानता बहुत कम देखने को मिलती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृति की विशेषताएं और संस्कृति के उपादानों के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियो में हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल अन्य विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।